देखो बेटा, ये आपका जो है हुक्स लॉ है, इंपॉर्टेंट है, और ये 1660 में हुक्स ने, रॉबर्ट हुक्स ने दिया था बेटा। क्या था कि इसके बारे में हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, अपलोड की थी, वो इसका प्रैक्टिकल प्रूफ कराया था बेटा आपको। उसमें क्या था बेटा, जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये दोनों के दोनों इफेक्ट है, ये कब तक होते हैं, कहां, इलास्टिक लिमिट तक। कहां बेटा, इलास्टिक लिमिट। हर एक बॉडी की एक लिमिट होती है, आप फोर्स लगा रहे हो उस लिमिट तक, तो बॉडी, जब आप उस फोर्स को छोड़ोगे, कौन सी फोर्स हवा, डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको छोड़ोगे वो बॉडी कहां जाएगी, वापिस। यदि आप उस लिमिट तक बाहर आ गए तो बेटा वो बॉडी वापिस नहीं आएगी, तो उसमें चेंज हो जाएगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगी वो बॉडी। तो इलास्टिक लिमिट तक कहता है कि यदि हम, जैसे ये स्प्रिंग है बेटा, बैलेंस, फिजिकल बैलेंस है बेटा, ये स्प्रिंग बैलेंस है, तो यहां पर इसमें हम ये लोड है, ये ले रखा है, जैसे कि हर एक जो है बेटा 50 ग्राम, हर एक जो है बेटा 50 ग्राम का है। तो यहां पर मैंने आपको ये कराया भी था, इसके बारे में शॉर्ट वीडियो बनाई थी हमने, कि भाई जो लोड अप्लाई करते हैं और जो इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, वो क्या, लीनियर, क्या थी बेटा, लीनियर थी। लीनियर का मतलब था कि एक अप्लाई करे थे, अब ये 0 पे है बेटा, 0 पे है, ये बिल्कुल 0 पे है, ये रहा 0 पे। अब क्या हुआ, मैंने एक और बॉडी, ये बॉडी है बेटा, ये एक और लोड जो बेटा अप्लाई कर दिया, ये लो, ये रहा फोर्थ, चौथा डंडा जो है, ठीक है बेटा, ये फोर्थ डंडा जो है इसके ऊपर आया है, ये रहा फोर्थ, ठीक है बेटे। अब जो है मैं और ज्यादा इसके ऊपर, देखो बेटा, एक और ये अप्लाई कर दिया, ए लो, और आ गया, ये फिर दोबारा अगला चौथा, 4 फिर 8, फिर एक और अप्लाई कर दिया बेटा हमने, ये एक और लोड जो बेटा, ये आ गया बेटा, फिर 12वां, 4 8 और फिर 12। क्या ग्राफ आया, लीनियर, क्या ग्राफ आया, लीनियर, कि जो लोड अप्लाई करते हुए क्या बेटा, लोड, और ये क्या हो रही है इसमें, एक्सटेंशन प्रोड्यूस, क्या बेटा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, लोड अप्लाइड के। तो ये ही इसमें था बेटा आपका टॉपिक में, कि यहां पर जो लोड अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन प्रोड्यूस। तो इसकी 2 स्टेटमेंट है, आप दोनों लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इट स्टेट दैट, हुक्स लॉ की स्टेटमेंट बेटा, इट स्टेट दैट, क्या, इट स्टेट दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस, द extension produced in a wire, extension produced in a wire या in a body, wire या body, कौन सी है बेटा, ये इलास्टिक, कौन सी है, इलास्टिक बॉडी है, is क्या है, is yes directly proportional to the, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, हमें इसको लिखने की बजाय सीधा ये लिख दिया बेटा, वैसे लिखना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यस, टू द लोड अप्लाइड, टू द लोड अप्लाइड, लेकिन कब, विद इन इलास्टिक लिमिट बेटा, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये बात आपको पता होनी चाहिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट। क्लियर है। अब बेटा हमने अभी बताया भी है, करके दिखाया आपको, कि जैसे जैसे आप लोड जो है अप्लाई करोगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आओगे बेटा, एक्सटेंशन। तो बेटा ये जो है दैट इज लोड, क्या ये लोड अप्लाइड है, ये लोड अप्लाइड हो गया, और एक्सटेंशन ये वाली क्या है, एक्सिस, क्या बेटा, ये क्या बेटा, एक्सटेंशन, क्या बेटा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस, ये। तो कैसा था, जब एक बॉडी थी 4, 2 बॉडी थी 8, 3 बॉडी थी 12, तो ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर। कैसा ग्राफ आएगा, लीनियर। और ये सभी बच्चे जानते हैं, जब 2 टर्म आपस में क्या होती है बेटा, डायरेक्टली होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है। डायरेक्टली का मतलब है सामने, कि वो चीज बढ़ रही है तो वो भी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है भाई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। तो यहां तो डायरेक्टली है बेटा।
हम क्या करेंगे, लोड अप्लाई बढ़ाते चल जाओगे तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता जाएगा, और एक रेशो में, एक निश्चित रेशो में, एक निश्चित रेशो में, तभी क्या आएगा, इनवर्सली डायरेक्टली का निशान आएगा, तभी आएगा डायरेक्टली का, क्योंकि डायरेक्टली हटाओगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब हर बार वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिक्स। कांस्टेंट की वैल्यू का मतलब बेटा एक फिक्स वैल्यू। तो याद रखना बेटा, एक स्टेटमेंट, इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या दोगे बेटा, इसकी दूसरी स्टेटमेंट यार क्या लिखेंगे, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है, प्रोड्यूस इन बॉडी, क्या लिखेंगे, द स्ट्रेस is directly proportional to the strain produced in the body, to the strain, yes, produced in the body, कब तक बेटा, within the elastic limit, within the elastic limit, within the elastic limit, within the elastic limit। क्लियर बेटा, ये आ जाएगा। और बात याद रखना है कि ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब बात आती है कि जो स्लोप है, स्लोप क्या देगा, किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन का स्लोप। अभी कर लेते हैं बेटा, अभी इसको आगे करेंगे। देखिए मैंने क्या बोला कि जो स्ट्रेस है किसके डायरेक्टली है, स्ट्रेन के, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बेटा इन हटा दो, क्या लगेगा, कांस्टेंट, क्या लगेगा, कांस्टेंट। तो क्या आया वो, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, ई इंटू स्ट्रेन। ये कौन है बेटा, वेयर, ई कौन है, क्या हटाया आपने, प्रोपोर्शनल, हटा का कांस्टेंट लगा दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका जो जर्नल नाम होता है बेटा वो क्या होता है, दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसका दूसरा नाम है बेटा, और इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बेटा, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद रखना बेटा, ये क्या बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ये मेन है, ये वाला जो नाम है ये मेन है बेटा, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, वो ये रहा। आप क्या करोगे, ई नहीं है, रख लो, ई को नहीं रखो, तो ये इधर लेके जाओ, स्ट्रेस क्या हो जाएगा बेटा, ई ये रह जाएगा, ई ये रह जाएगा, तो क्या आएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो बेटा डेफिनेशन, यदि कोई पूछे आपसे कि डेफिनेशन क्या बनेगी, तो बेटा आप दो डेफिनेशन दे सकते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, कि रेशो है स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, द रेशो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज कॉल्ड, क्या बेटा, सिंपल डेफिनेशन, द रेशो ऑफ stress to the strain, और strain क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, strain प्रोड्यूस इन ए बॉडी, कब तक, विद इन इलास्टिक लिमिट। बेटा विद इन, यस ये जरूरी है, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड, उसका नाम है बेटा क्या, मॉडुलस ऑफ, that is the modulus of elasticity, बेटा यू आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। या फिर एक बच्चा कहेगा भाई मैं इसकी वैल्यू 1 कर देता हूं, कितनी, 1 यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो किसी बॉडी में, कितना स्ट्रेन यूनिट, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस। तो क्या लिखेंगे, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द stress developed on a wire, as the stress per unit strain produced in the wire। क्या लिखेंगे, it is defined as the क्या लिखो बेटा, it is defined as the stress developed per unit
per unit strain produced in a wire, per unit strain produced in a wire within the elastic लिमिट। ठीक है बेटा, बन जाएगा। डेफिनेशन एक और बन गई, 2 डेफिनेशन बन गई। क्लियर आ गई बात। अब बात बताते हैं बेटा, आप ध्यान से देखो। ई जो है, ई की यूनिट क्या है, ई को याद, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। ई की यूनिट क्या है, व्हाट इज ई? ई की यूनिट या ई किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, याद रखना। जो ई है, ई क्या बताया मैंने अभी? यस, ई डिपेंड अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बेटा ई जो है ना, डिपेंड करता है 2 चीजों के ऊपर बस। नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर 2 टेम्परेचर। पहला क्या लिखोगे? डिपेंड अपॉन नंबर 1 बेटा, यस, किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर। और टेम्परेचर का तो ये रिलेशन याद रखना, ए लो, एक ही बार करा दिया, फिनिश। हमेशा याद रखना इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सीधा बस। इट्स ओके, याद रहेगा। अब बात आती है बेटा कि भाई ई की यूनिट क्या है, डायमेंशन फार्मूला क्या है। तो बेटा यूनिट ई की क्या है, डायमेंशन फार्मूला क्या है, ई की यूनिट क्या बनेगी? देखना भाई बेटे, ये देखो पीछे स्ट्रेस बेटे, स्ट्रेन की तो हम देखो नहीं, क्या रहेगा? स्ट्रेस की क्यों हो रहा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और या पास्कल। तो बेटा इसकी यूनिट भी क्या बनेगी? सेम बनेगी, मतलब कि सेम एज ऑफ स्ट्रेस, सेम एज ऑफ स्ट्रेस मीन्स क्या भाई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, बेटा। क्लियर है बेटा? या तो पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा यूनिट है ये, कर लोगे। अब आती है बात, कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर है। कौन सी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन फार्मूला किसका आएगा? जो स्ट्रेस का। डायमेंशन फार्मूला बेटा किसका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डायमेंशन ऑफ किसका बेटा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फार्मूला बेटा जो स्ट्रेस का क्या था? ML-1T-2। ओके, ये डायमेंशन फार्मूला था बेटा आपका। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ से देखना बेटा, फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ, फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ क्या था बेटा? डायरेक्टली था ना। तो इसका मतलब है जो स्लोप है किसका? ये बेटा स्लोप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ, स्लोप ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ, वो क्या देगा? वो देगा आपको मॉडुलस ऑफ, यस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जितना मतलब कि ये किसके बराबर होगा? टेंजेंट थीटा, क्योंकि स्लोप क्या होता है बेटा? टेंजेंट थीटा। ए लो, प्रूफ भी कर देंगे बेटा, आ जाओ भाई। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ क्या होता है? ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो ये कौन है? ये स्ट्रेस है, तो ये कौन है? स्ट्रेस। और ये कौन है? स्ट्रेन। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर में कौन है? स्ट्रेस। नीचे कौन है? स्ट्रेन। और स्ट्रेस बटे स्ट्रेन कौन हो गया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। इसीलिए टेंजेंट थीटा क्या बन गया बेटा? स्लोप। क्या बन गया बेटा? स्लोप बन गया। तो जो स्लोप है बेटा वो क्या देगा आपका? क्या देगा? दैट्स गिव द, क्या देगा बेटा? क्या देगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरी सबसे मेन पॉइंट है कि भाई जितना ज्यादा स्लोप होगा, जितना ज्यादा एंगल होगा, लार्जर द एंगल, लार्जर द एंगल, लार्जर द एंगल, जितना ज्यादा एंगल होगा थीटा उतना ज्यादा, टेंजेंट थीटा उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा टेंजेंट थीटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा। इसका मतलब है कि जो मोर इलास्टिक, वो किसको डिफाइन करेगा बेटा? मोर इलास्टिक, इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिसिटी।
मोड इलास्टिसिटी को डिफाइन करेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है भाई, ये दे रखा है, ये दो मेटल है, मेटल ए एंड मेटल बी, दो वायर है भाई, और ये बेटा स्ट्रेस, ये है स्ट्रेन। तो क्वेश्चन दिया, ये है 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, क्या बेटा ये 30 डिग्री। वो कहता भाई किसकी कौन ज्यादा इलास्टिक है इसमें, मैंने अभी बात बोली इलास्टिक, मोड इलास्टिसिटी एंगल ज्यादा है तो मोड इलास्टिसिटी, कौन ज्यादा इलास्टिक है, ए। सो इसका मतलब है ए इज भाई ई ए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किससे ज्यादा आएगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बी से ज्यादा आएगी। तो मोर इलास्टिक कौन है, ए इज, यस मोर इलास्टिक, ए इज मोर इलास्टिक। आ गया दूसरा, वो कहा भाई रेशो काट दो, इलास्टिसिटी की रेशो काट दो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की रेशो काट दो, निकल जाएगी रेशो। क्या था, अरे भाई इसका ई ए बेटा, ई ए क्या बताया था मैंने, टेंजेंट थीटा 1, और ई बी क्या होगा बेटा, टेंजेंट थीटा 2। अरे बेटा इन्हें भाग कर दो ना, कर दो आपस में डिवाइड, लो क्या, ई ए बाय ई बी बराबर, यो कितना एंगल थीटा 1 60 डिग्री, तो 60 बटे टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 60 कितना हो रहा है √3 और टेंजेंट 30 1/√3, तो बेटा यू हो रहा है √3 और बेटा यू हो रहा है 1/√3, ऊपर गया 3, तो कितना आएगा आंसर 3:1, कितना आंसर आया 3:1। इसका मतलब है कि भाई आपकी जो ए बॉडी हो 3 टाइम मोर इलास्टिक है, किसका है, ए था, बी से क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऐसे। ए देखो बेटा कितना आया, ऐसे देखो बेटा बी आएगी, ए आएगी बेटा मोर इलास्टिक, ई ए बटे ए बी, कितना आंसर आया 3/1। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई ए किसके बराबर आया 3 टाइम ऑफ ए बी, 3 टाइम ऑफ ए बी। तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी ए की कितने गुना है, 3 गुना, किससे, बी की इलास्टिसिटी से। ये प्रूफ भी आ गया, कई क्वेश्चन भी हो गया, न्यूमेरिकल भी तुम्हारे के साथ हो गया। ये था बेटा हुक्स लॉ, क्लियर है। हुक्स लॉ याद रखना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा इसकी 2 डेफिनेशन दी थी हुक्स लॉ की, रॉबर्ट हुक्स ने 1660 में दिया था, 2 स्टेटमेंट दे दी बेटा आपने। और एक बात याद रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है कि हर बार वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। किस किस की वैल्यू कांस्टेंट, ये रहा बेटा, क्या निकाले था आपने, स्ट्रेस बाई, ये देखो पीछे ये स्ट्रेस बेटे, हमेशा एक बार का डोगे रीडिंग, स्ट्रेस बेटे जो स्ट्रेन आओगे उत्तर, दूसरी बार का डोगे, तीसरी बार निकालोगे, चौथी बार निकालो, सब में क्या रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। तो क्या आएगी रेशो, क्या बनाएगा, लीनियर, क्या बनाएगा, लीनियर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका हुक्स लॉ।